उन सभी बच्चों को हाय जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और जिन्होंने पीसीएम लिया हुआ है। ध्यान से समझिए इस चीज को कि 11th स्टैंडर्ड में हम लोग रट नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा मान के चलिए आपकी 10th में आपने जितना भी साइंस पढ़ा है, कुछ एक चैप्टर्स में तो पूरी बुक के कंटेंट के बराबर आपको एक चैप्टर में मिलेगा, तो हम रट नहीं सकते। इस चीज का ध्यान रहिए और हम लोग जो है हर चीज को समझेंगे सिस्टमैटिकली। और जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और डेली बेसिस पे इनको अपलोड किया जाता है। आप देखिए, घर पे अच्छे से देखिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। ओके, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को भी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर को समझने से और पढ़ने से बच्चों का साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप होता है। साइंस में किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको किसी कंडीशन को या किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, इसके लिए आपके दिमाग को ट्रेन किया जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस अगर हम बहुत सिंपल तरीके में बोले साइंस, तो साइंस होता है किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करना। देखो, हम किसी भी चीज को हैफाजार्डली नहीं कर सकते। रैंडम तरीके में या हैफाजार्ड तरीके में करेंगे ना, तो वो नॉलेज आपको परेशान ज्यादा करेगा। आपको जो है उस नॉलेज से ज्यादा कुछ खास गेन होने वाला है नहीं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। साइंस मतलब सिस्टमैटिक स्टडी। आप किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो वो इटरेटिव मैनर में होती है। पहले आप ये समझोगे, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें हर चीज को समझना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आप से एग्जाम्पल के तौर पे भरतनाट्यम सीख रहे हैं, तो भरतनाट्यम आप सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना होगा। ओके, आप ऐसा नहीं कि आज आप भरतनाट्यम की क्लास में गए और तीसरे दिन आप भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आप कोई सी भी चीज ले इस संसार में, हम किसी भी चीज को ले तो वो सिस्टमैटिकली ही करना पड़ता है। इनफैक्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज साइंस ऑफ लर्निंग भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सीखने का साइंस। आप किसी चीज को जब इटरेटिव तरीके में करते हो, सिस्टमैटिकली करते हो, तो उसे कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी, किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी को ही हम साइंस कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद की बात कि साइंस में मतलब किस तरीके की स्टडी, किन किन चीजों की स्टडी। तो साइंस को हमने बहुत सारे वाइफरगेशंस में बांटा है एज फार एज पीसीएम सब्जेक्ट्स इज कंसर्न। तो साइंस को जो है मोटे मोटे तौर पे हमने 3 ब्रांचेस में सब डिवाइड किया है। हम लोग साइंस के अंदर में फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस के अंदर में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस के अंदर में बायोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, इन तीनों ये सब साइंस ही हैं, मगर क्या इनका लेवल अलग अलग है। जैसे दुनिया की सबसे छोटे लेवल की साइंस, सबसे छोटे लेवल मतलब पार्टिकल लेवल। और पार्टिकल कितने छोटे होते हैं? 9th क्लास से हम पढ़ रहे हैं। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के
सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप इतना छोटा सोच भी नहीं सकते हो, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। पार्टिकल एक जनरल वर्ड है, ओके, एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दुनिया में हर चीज पार्टिकल से मिलकर के ही बनी हुई है। तो पार्टिकल लेवल की जो स्टडी होती है, सबसे छोटे लेवल की, हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे अंदर एक एक सेल को भी बनाने में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ठीक है, मोर देन बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट अ सिंगल सेल। तो बहुत बड़ा लेवल है, हम तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं पार्टिकल लेवल का साइंस, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, और इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है, एटम जब दूसरे एटम के साथ बात करेगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर में जब काउंटिंग होगी तो मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में। पार्टिकल लेवल का जो साइंस होता है वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर में। केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, आयन, उसके बाद में मॉलिक्यूल और एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें, और इनके करस्पॉन्डिंग जो साइंस होता है, इनके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टमैटिक नॉलेज मिलेगी आपको, सिस्टमैटिक जो स्टडी करेंगे हम लोग, वो केमिस्ट्री के अंदर में करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है सबसे छोटे लेवल का साइंस है। इसके बाद केमिस्ट्री के भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा ब्रांच, फिर बच्चे, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे, ओके। तो अब हम जैसे केमिस्ट्री के अंदर में फिजिकल केमिस्ट्री, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विथ फिजिक्स, फिजिकल एस्पेक्ट देखा जाएगा उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का, कैसा बिहेवियर दिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सक्लूसिवली हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ते हैं, ओके, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर देन कार्बन सारे के सारे एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिक मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया कि केमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसके अंदर में हमें क्या करना है। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो है वो होता है साइंस का केमिस्ट्री। इसके बाद हम आए बायोलॉजी पे। फिजिक्स तो हमें पढ़नी है साल भर, अब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ ले। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग लाइफ। जिस भी चीज में लाइफ थी या है या आने वाले समय में आने वाली है तो उसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम छोटे से छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के हम बड़े से बड़े एनिमल्स को भी पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ध्यान रखे, एक सेल के अंदर में भी मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो केमिस्ट्री पढ़ी जाती है इस लेवल पे। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाता है तो सेल को हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। इनफैक्ट लाइफ जिसमें थी या है उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी प्राइमरीली 2 सब क्लासिफिकेशंस में बटी है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो है उसको अंदर में हम लोगों ने, जू तो सभी लोग जा चुके हैं। जू में जानवर रहते हैं, हमें सबको मालूम है, शेर रहता है,
पक्षी रहते हैं, तो जू में तो जानवर रहते हैं, तो हम लोग जो है एनिमल्स पढ़ेंगे जूलॉजी में, और बॉटनी के अंदर में पढ़े जाते हैं प्लांट्स। ये मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बायोलॉजी बता दी, ठीक है। मगर सिस्टमैटिकली पढ़ना है, किस तरीके से हम लोग बायोलॉजी के अंदर में सिस्टम बनाया हुआ है हम लोग पढ़ते हैं सेल, हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है सेल, हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। मगर सेल किससे बनता है? सेल बनता है मॉलिक्यूल से। कितने? मोर देन 10 to the power 9 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सेल बनाते हैं। मॉलिक्यूल किन से बनता है? एटम से बनता है। एटम किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलके बनते हैं? क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। ये उसके भी ऊपर की चीज है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो अभी तो आप ये समझिए कि दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिर एटम्स, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बनता है एटम्स। अच्छा, एटम का ही जो प्लूरल वर्ड है, एटम तो एक सिंगुलर वर्ड है, एटम का जो प्लूरल वर्ड है वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट जो है प्लूरल वर्ड है एटम का, ओके। उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी एक सिंगुलर वर्ड है। मॉलिक्यूल का जो प्लूरल वर्ड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड एक प्लूरल वर्ड है। उसके बाद में सेल बनता है। फिर सेल से जो है बहुत सारे सेल मिल करके, बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। ढेर सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म में ही तो हम आ गए। देखो ये बैठे हम लोग इस लेवल पे हैं। केमिस्ट्री किस लेवल पे पढ़ी जाती है? केमिस्ट्री इस लेवल पे पढ़ी जाती है, और बायोलॉजी फिर इसके बाद चालू होती है, ओके। केमिस्ट्री सबसे छोटे लेवल का साइंस है, बायोलॉजी उससे बड़े लेवल का साइंस है। हम लोग आ गए ऑर्गेनिज्म तक के। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। और खूब सारी पॉपुलेशन अलग अलग टाइप की मिल करके क्या बनती है? इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से क्या बनता है? इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है, और इन सारे बायोस्फीयर को मिला करके यूनिवर्स बनता है। तो ये तो एक जनरल सा एक फ्लो चार्ट था, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली करने के लिए हमारे दिमाग में सारा कंटेंट, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई। ऐसे आधे अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या है, क्या क्या हम लोग का एक फ्लो चार्ट है। बहुत सारे बच्चों को तो 11th में आने के बाद ये तक नहीं पता होता है कि एटम और एलिमेंट में क्या अंतर होता है। एटम एक सिंगुलर, एलिमेंट प्लूरल, मॉलिक्यूल सिंगुलर, कंपाउंड प्लूरल, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास पानी है, तो एक ग्लास पानी उसको वाटर या H2O बोलते हैं, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है? ये तो कंपाउंड है, क्योंकि आपके पास एक ग्लास पानी है, उसके अंदर न जाने कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उसमें से पकड़ के मैं ऐसे एक मॉलिक्यूल निकालूं तो दैट इज मॉलिक्यूल, एंड दैट मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा होता है वो मॉलिक्यूल कि वो आप देख तक नहीं सकते हो। दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप उसको देख भी नहीं सकते हो। तो इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। बायोलॉजी के बारे में मैंने जनरल सा बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है भाई? केमिस्ट्री का तो हमें आ गया, पार्टिकल लेवल पे केमिस्ट्री चलती है।
बायोलॉजी में चलती है लाइफ, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एवरीथिंग विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। वी स्टडी फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चा बोलेगा यार भैया फिजिकल क्वांटिटी तो हमें समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या लिख दिया आपने, क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर में? हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या जानकारी बताएं भैया कि आपको समझ में आए? तो आप बिल्कुल देसी भाषा में समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहली पहचान, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी इज, पहला, इसकी पहली डेफिनेशन, ये मेजरेबल होना चाहिए। हर वो चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? अच्छा, वैसे तो आसपास हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट। अब कोई बोले लाइट में क्या फिजिकल क्वांटिटी है भाई? तो हम बोलेंगे लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट के ल्यूमेंस होते हैं। ठीक है? जैसे आप कोई एक बल्ब ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो उसको, मगर कोई एक ऐसा बल्ब भी हो सकता है जिसको देखोगे तो आपको ऐसे से लगेगा अरे यार बाप रे कितनी ज्यादा लाइट आ रही है, आंखें चुंधिया गई हैं एकदम बुरी तरीके से। कुछ लाइटें ऐसी होती जिसको आप डायरेक्ट देख लो, कुछ लाइट ऐसी होती कि देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आंख बंद कर लो यार। जैसे वो जब वेल्डिंग वाली स्पार्क होती है, आप उसको इतना कंफर्टेबली नहीं देख सकते हो, क्योंकि वेल्डिंग का स्पार्क देखने पे आपको बहुत वो जलन होती, दिक्कत होती। वहीं हमारे घर का जो नाइट लैंप होता है, तो नाइट लैंप में भी लाइट निकल रही है और वेल्डिंग के आर्क में भी लाइट निकल रही, तो इन दोनों की लाइट में अंतर क्या है? तो अपन बोलेंगे भैया इन दोनों में अंतर है उसका ल्यूमेंस, उसमें कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। मतलब देसी भाषा में बोले तो इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है लाइट की, कितने लाइट के पार्टिकल्स आपकी आंखों के अंदर घुस रहे हैं पर यूनिट टाइम पर एरिया। तो मतलब मैं लाइट की क्या नाप सकता हूं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी नाप सकता हूं। अब कोई बोलेगा कि यार भैया अब एयर, तो अपन बोलेंगे यार एयर है, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है एयर। आप एयर का प्रेशर नाप सकते हो। आपकी गाड़ी के टायर में यदि हवा का प्रेशर कम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर ज्यादा हो हवा का, तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई अगर आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो वो कैसे चलेगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। वही आपकी जब गाड़ी के अंदर में हवा का प्रेशर बहुत अधिक रहेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, वो ऊंचक ऊंचक के चलती है। तो हवा जब ज्यादा होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा जब कम होगी तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है? फैन जब चलता है तो हवा इस तरीके से आवाज आती है, करेक्ट है? जब हमारे घर में बिल्कुल आंधी आती है तो दरवाजे में से जू जू आवाज आती है, मतलब उसका साउंड भी होता है ना? तो हवा होती है तो पतंग आराम से उड़ जाती है, तो हवा भी मेजरेबल है। देखिए हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग, हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है। जो नहीं है वो मैं बता देता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें। जो चीज क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो पढ़ना ज्यादा आसान है। भैया यहां तो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है, आप तो नाम लो, मैं उसके अंदर बता सकता हूं कि क्या मेजर कर सकते हो आप। जो चीज मेजर नहीं कर सकते उनको पढ़ना आसान है क्योंकि वो बहुत कम है। जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको पढ़ना आसान है क्योंकि वो बहुत कम है। ठीक है? जैसे मैं यहां लिखता हूं, ऐसी कौन सी चीज जो नॉन मेजरेबल है? नॉन मेजरेबल चीज मैं बताता हूं, लव। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपनी मम्मी को
10 में से 8 नंबर का लव करता हूं, या कोई बोले कि यार मैं अपनी वाइफ से जो है 10 में से 9.5 नंबर का लव करता हूं। भाई उसको नाप थोड़ी सकते हो आप, उसको मेजर थोड़ी कर सकते हो। जो चीज मेजरेबल नहीं है दैट इज नॉट फिजिकल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, दिल से मत सोचो दिमाग से सोचो, क्योंकि दिमाग के अंदर में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, दिल के अंदर वो आएगा। समझ में आई बात? तो जो नॉन मेजरेबल चीज होती है वो बहुत आसान है, जैसे लव हो गया है, इसके बाद में हेट्रेड हो गई। हेट्रेड मतलब गुस्सा, जैसे मुझे किसी सर ने मार दिया तो मैंने बोला मुझे गुस्सा आ रहा है 10 में से 10 का। किसी ने थोड़ा सा डांटा, 10 में से 4 का गुस्सा आ रहा है। भाई एक्चुअल में आप नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। ये जो होती है ना फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स जो होती हैं ये मेजरेबल नहीं होती है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन आप मेजर नहीं कर सकते हो, है ना? तो जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो वो पढ़ाना आसान है। देखो खत्म हो गई ना बातें, इतनी सी है नॉन मेजरेबल चीज, मतलब जो दुनिया में नापी नहीं जा सकती है, वो लव है, वो हेट्रेड है, वो सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए बड़े बड़े कह गए हैं जो नॉन मेजरेबल चीजें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी तो वाट लग गई। बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा हेट्रेड और बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन या कम सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचने का नहीं। तो देखो मैंने कितने आसानी से जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो मैंने बता दी, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी है। आप कुछ भी नाम ले लो, आप मुंह से कुछ भी निकालोगे, आपको मैं बता दूंगा उसके अंदर क्या नापा जा सकता है। आप बोलोगे ये पेन, पेन में क्या नापोगे भाई? मैं बोलूंगा इसकी लेंथ है, इसका मास है, इसको वे कर सकते हैं ना, मास है इसका, इसकी लेंथ है बकायदा, इसको अगर किसी के ऊपर ठोका जाए तो इसकी डेंसिटी भी पता चल जाएगी। बहुत सारी चीजें नाप सकता हूं मैं तो, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती जो मेजरेबल हो, जो नापी जा सके। जिसको नापा जा सके उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये तो होगा इसकी आसान सी डेफिनेशन जो फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वो सारी चीजें जिसे हम नाप सकें, इसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी एक और डेफिनेशन है बड़ी आसान सी, दूसरी एक और बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, और वो ये कि ईश्वर ने हमें 5 सेंसेस दे रखे हैं। आप लोगों को पता होगा 5 सेंसेस, 5 सेंसेस ईश्वर ने हम लोगों को दे रखे हैं। और ये जो 5 सेंसेस ईश्वर ने हम लोगों को दे रखे हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखना, देखना, उसके बाद सुनना, सी लिसन, उसके बाद सूंघना, सूंघना मतलब स्मेल करना, उसके बाद जिबान से टेस्ट करना, और उसके बाद फील करना स्किन से। ये 5 सेंसेस ईश्वर ने हम लोगों को दे रखे हैं। और कोई भी चीज कम से कम इन 5 में से 2 सेंसेस भी जिन्हें पहचान जाए वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनीथिंग विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 5 सेंसेस। इसमें एटलीस्ट वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूं भाई। मतलब हर वो चीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी जब वो कम से कम 5 में से 2 सेंसेस जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इस पेन को मैंने देखा मेरी आईज से, और सुन भी लिया, और सूंघ भी लिया, टेस्ट भी कर लिया,
स्किन से टच भी करवा करके मैंने इसको फील भी कर लिया कि ये चिकना हिस्सा है, खुरदुरा हिस्सा है, कड़क हिस्सा है, ये सब चीजें मैंने फील भी कर ली। तो ये पेन ने तो पांचों के पांचों टेस्ट पास कर लिए, मगर जैसे हवा है, हवा को आपने देख तो पा ही नहीं रहे, मगर क्या हवा को सुन पा रहे हैं? हवा को, हाँ, साए साए आवाज आती है। फैन जब चलता है तो हवा की काटने की आवाज आती है, देख नहीं पा रहे, मगर इससे तो अपन कर रहे हैं। और मैं प्योर एयर रहेगी, हवा जो रहेगी उसमें स्मेल भी नहीं होती है, मैं उसको इससे भी टेस्ट नहीं कर सकता, मतलब देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। उसके बाद ऐसे करके जिबान निकाल के अगर हम टच करके देखें, टेस्ट करके, तो टेस्ट भी नहीं आता, मगर जब स्किन के ऊपर लगती है तब हमें फील होता है कि देखो तेजी से हवा आई, स्लो हवा आई। तो ये सारी चीजें हम जो है, हवा ने कितने टेस्ट पास किए? हवा सुनाई आती है, हवा फील कराती है, ठीक है। जैसे आपके गुब्बारे में कम हवा है, आपने भरा गुब्बारे को, उसके अंदर हवा कम है, तो आप उसके अंदर में और हवा भर दो और भरो, अब वो हार्ड हो जाता है, अब वो हवा नहीं ले रहा है, और आपने जबरदस्ती उसके अंदर हवा डाल दी तो फट जाएगा वो, तो ठीक है ना। तो फिजिक्स के अंदर में हर वो चीज हम पढ़ते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो अब तो खैर जगह नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए, तो पहले तो आप ये सब चीजें अच्छे से लिखिए। ध्यान रखिए, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे वीडियो में देखा, तो भी जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं, मगर जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो लिखते समय वो चीज हमारे सेंसेस से ज्यादा देर तक के पास होती है। हाथ इन्वॉल्व है, आंखें इन्वॉल्व है, दिमाग काम कर रहा है, हम अपनी बातें सुन पा रहे हैं। इतने सारे सेंसेस जब एक साथ काम करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आता है। इसीलिए मेरा सजेशन है, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, आप पूरा पूरा पहली बार समझे। जब आपको फुल कट आएगा तभी तो ना शॉर्टकट आएगा, आपको बिना फुल कट आए शॉर्टकट कैसे आएगा बताइए जरा। इसीलिए आपको सिस्टमैटिकली सब चीजें समझनी जरूरी है। इस फिजिक्स के में और भी कंटेंट है, पहले आप इसको इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें बताता हूं। चलिए अब हम देखें फिजिक्स की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी, और फिर उन ब्रांचेस में भी सब ब्रांचेस होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फिर हेलो एल्केन्स, हेरो एरीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स, और इसमें भी बहुत ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं। मतलब मेन सेगमेंट होगा, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर सब ब्रांचेस, उसमें भी सब ब्रांचेस। इस तरीके से हम लोग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और ज्यादा खुलती जाएंगी। तो फिजिक्स के अंदर में अगर ब्रांचेस की अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर में हम लोग ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैं एक ब्रांच होती है इसकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन। जब भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी हम किस में करेंगे? मैकेनिक्स में, ठीक है। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैकेनिक्स में जो दो ब्रांचेस होती हैं, इसके अंदर में काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। इस काइनेमैटिक्स के अंदर में मोशन की तो स्टडी करेंगे, मगर हम उसके रीजन के पीछे नहीं भागेंगे। मगर डायनेमिक्स में आपको रीजन भी मिलेगा। तो ये एक ब्रांच हो गई फिजिक्स की, मैकेनिक्स। इसके बाद में आप लोगों ने पिछले साल क्या पढ़ा हुआ है भाई? पिछले साल हम लोगों ने लाइट पढ़ी हुई है। तो लाइट भी अपने आप में एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें लाइट पढ़ी जाती है। लाइट के भी काफ़ी ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे रे ऑप्टिक्स, जैसे वेव ऑप्टिक्स। कॉन्सेप्चुअली एकदम अलग अलग है।
फिर इसके बाद तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स का, जिसके अंदर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद इसके अंदर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर में उसके सब ब्रांचेस होती हैं ढेर सारी। ये हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ये 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये सारा चीज़ें 11th में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पिछले साल और क्या पढ़ा है भाई, यही दो बड़ी सी ब्रांचेस थी। हाँ, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स, मोशन हमने 9th में पढ़ा था ना। उसके बाद में 9th में हमने पढ़ा है साउंड, साउंड पढ़ा है हम लोगों ने। तो उसके बाद में जो है हीट हमने पढ़ी हुई है। अब इन्हीं में सब ब्रांचेस निकलेंगी। मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जो चीज 9th और 10th में पढ़ा हुआ है उसी का आगे और एडवांस वर्जन होगा। अब चूंकि 9th और 10th में तो पेरिफेरी में पढ़ते थे हम लोग, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते थे, तो उसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं थी। अब इसके अंदर में और ज्यादा डिटेलिंग होगी। और मान लो यदि आपने जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो फिर आप उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप ये नहीं पढ़ोगे और ये नहीं पढ़ोगे। फिर आप उसके अंदर मान लीजिए एमटेक करते हो तो उसकी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच पढ़ोगे। और फिर उसके बाद में जब हम मान लो पीएचडी करने जाए तो उसकी भी और ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है हम लोग का लर्निंग ग्राफ। जब हम लोग छोटे लेवल पे होते तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे 9-10 तक आप सोशल भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स, दुनिया भर की चीज़ें। 10th में आने के बाद आप जो है कम थोड़ा सा, फिर आप इकोनॉमिक्स छोड़ देते हो, हिस्ट्री छोड़ देते हो, ज्योग्राफी छोड़ देते हो, तो आपका दायरा थोड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो फिर आपका दायरा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको उस वक्त केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत कम पढ़नी पड़ेगी, नहीं के बराबर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने एमटेक में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपको और कम पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मान लिया आप पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, तो और ज़्यादा कम पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है किसी एक शिखर पे पहुंचते हैं। पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 9-10 तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वाइफरगेट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर आगे जाके और सब्जेक्ट को वाइफरगेट करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। और जैसे जैसे हम जाते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हम लोग का नॉलेज पैना होता जाता है। बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग को नीचे से ऊपर जाना होता है। इसमें सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो साइंस के अंदर में किस तरीके से जो है हमें ये लैडर को, मतलब इसको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम जो है टीचर्स आप लोगों की मदद करते हैं। टीचर्स का काम ये होता है कि आप जब शिखर पे पहुंचते हो तो आपको शिखर पे पहुंचने के लिए हम लैडर प्रोवाइड करते हैं, मगर ये लैडर भी आपको सिस्टमैटिकली ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये लैडर पहले मिल गया और ये वाली लैडर को आपने जो है इसको कैरी किया नहीं और यहाँ से कूदते हुए सीधे यहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं होता है। सिस्टमैटिकली चीज़ों को पढ़ोगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो ये ढेर सारी ब्रांचेज है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज है भाई। जैसे तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। तो इसके अलावा और भी है, मैं इसको जो है ETC में ले लेता हूँ, एटसेट्रा में ले लेता हूँ, और ढेर सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। कुल मिला के आप जो है फिजिक्स के अंदर में वो सारी चीजें पढ़ोगे जिसे हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर करेंगे उसे ही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं।
फिजिक्स में हम नॉन मेजरेबल चीजें नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसमें से कुछ एक चीजें हम लोग 11th में पढ़ेंगे, बाकी चीजें 12th में पढ़ेंगे। जैसे इस साल 11th में हम साउंड पढ़ेंगे, 11th में हम ये पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन 11th में पढ़ेंगे। इसका जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 12th में पढ़ी जाएगी, लाइट 12th में पढ़ी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी 12th में पढ़ी जाएगी, सेमीकंडक्टर्स 12th में पढ़े जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको सिस्टमैटिकली चीज़ों को दिया जाएगा और आपको सिस्टमैटिकली ही लेना है। हम नॉलेज को सिस्टमैटिकली लेंगे तो ही अच्छे से दिमाग के अंदर जाता है, उतरता है और उस नॉलेज का हम और दूसरे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज जब हैफाजार्ड मैनर में दिमाग में जाता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ऐसे कंफ्यूज्ड लोगों की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है भाई, किसी को नहीं चाहिए ऐसे कंफ्यूज्ड लोग। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको जो है हर चीज सिस्टमैटिकली समझना है। आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।